बारिश में अमीर का एक गरीब का 3 मंजिला ससुराल। क्या आपने कभी किसी गरीब परिवार को एक पेड़ के अंदर 3 मंजिला घर बनाते देखा है? पूरा गांव उनका मजाक उड़ाता रहा। अमीर पड़ोसी कहते थे गरीबों के सपने कभी पूरे नहीं होते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद ऐसी भयानक बारिश और बाढ़ आने वाली है जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगी। जिस 1 मंजिला पक्के मकान पर अमीरों को सबसे ज्यादा घमंड था, वही पानी में डूब जाएगा, और जिस 3 मंजिला ट्री हाउस को लोग पागलपन कहते थे, वही पूरे गांव की आखिरी उम्मीद बन जाएगा। लेकिन जब वही अमीर पड़ोसी जिन्होंने इस गरीब परिवार का जीना हराम कर दिया था, मदद की भीख मांगेंगे, क्या गरीब परिवार उनसे बदला लेगा या इंसानियत चुनकर इतिहास रच देगा? जानने के लिए पूरी कहानी अंत तक जरूर देखिए। सुबह का समय था, आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। तेज हवाएं पूरे गांव में सीटी बजाती हुई दौड़ रही थीं। रात भर हुई बारिश ने कच्चे रास्तों को कीचड़ में बदल दिया था। गांव के आखिरी छोर पर नदी के किनारे बांस और फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी हवा के हर झोंके के साथ कांप रही थी। उसी झोपड़ी में हरिराम अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। घर की गरीबी ने उनके शरीर को थका दिया था, लेकिन उनके इरादों को कभी कमजोर नहीं किया। हरिराम और उसके दोनों बेटे महेश और कमलेश रोज मजदूरी करके घर चलाते थे। वहीं राधा और गीता सुबह से शाम तक घर की जिम्मेदारियां संभालती थीं। संघर्ष उनकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन शिकायत उनके स्वभाव में नहीं थी। झोपड़ी के बाहर बने मिट्टी के चूल्हे पर राधा रोटियां बनाने की कोशिश कर रही थी। आज तो ये हवा हमारी परीक्षा लेने पर ही उतारू है। लेकिन तेज हवा बार बार आग बुझा देती। हर बार वो दोबारा लकड़ियां सजाती, फूंक मारती और फिर से आग जलाने की कोशिश करती। दूसरी ओर गीता आंगन साफ कर रही थी, मगर हवा सूखे पत्तों और कचरे को फिर उसी जगह बिखेर देती जहां से वो उन्हें हटाती। दीदी, मैं कब से आंगन साफ कर रही हूँ। जितनी बार भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, उतनी ही बार हवा सब वापस बिखेर देती है। हवा अपना काम कर रही है और हम अपना। हार मानना हमारे बस की बात नहीं है गीता। हाँ दीदी, बस भगवान इतना कर दे कि अगली बरसात तक हमारे सिर पर एक मजबूत छत हो। सपने छोटे नहीं देखने चाहिए गीता। जिस दिन भगवान मेहनत का फल देंगे, उस दिन ऐसा घर बनाएंगे जिसे देखकर लोग मेहनत की मिसाल देंगे। इसी बीच सामने सड़क के उस पार बने बड़े पक्के मकान का लोहे का गेट खुला। धनराज का परिवार बरामदे में आकर बैठ गया। उनके सामने गर्म चाय और पकौड़े रखे थे। बारिश उनके लिए मौसम का आनंद थी, लेकिन सामने वही बारिश किसी की रोजमर्रा की जंग बनी हुई थी। भावना ने चाय की चुस्की लेते हुए झोपड़ी की ओर देखा और होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। माँ जी देखिए, हर साल बारिश आते ही इन लोगों की वही हालत हो जाती है। हाँ बहू, जिसकी किस्मत में झोपड़ी लिखी हो, वो महल के सपने देखकर भी क्या ही कर लेगा। इतनी मेहनत अगर सोचने में लगाते जितनी मेहनत अभी मजदूरी में लगा रही हो, तो शायद अब तक तुम्हारा पक्का घर बन ही गया होता। उसके लिए किसी की मजबूरी सिर्फ एक तमाशा थी। उनकी हर बात हवा के साथ राधा और गीता के कानों तक पहुंच रही थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने पलटकर जवाब नहीं दिया। वे जानती थीं कि शब्दों से नहीं, समय से दिया गया जवाब सबसे बड़ा होता है। उसी समय हरिराम बाहर आया। लोगों की बातों का बोझ अपने दिल पर मत रखो। बाबूजी, रोज रोज अपमान सहना आसान नहीं होता। एक दिन ऐसा घर बनाऊंगा कि यही लोग देखने आएंगे। याद रखना, भगवान मेहनत की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन मेहनत का फल कभी अधूरा नहीं देते बेटा। उसने सामने खड़े अमीर परिवार की ओर एक नजर डाली, फिर अपने परिवार की ओर देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था और न ही बेबसी, सिर्फ एक शांत विश्वास था। दिन बीतते गए। आसमान से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह से शाम तक हरिराम, महेश और कमलेश मजदूरी करते, जबकि राधा और गीता घर की जिम्मेदारियां संभालती। जितनी कमाई होती, उससे बस 2 वक्त का खाना और थोड़ी बहुत जरूरतें ही पूरी हो पाती। नया घर बनवाना तो जैसे एक अधूरा सपना बनकर रह गया था। शाम ढलते ही पूरा परिवार झोपड़ी के अंदर बैठकर सादा भोजन करता। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट लगातार बढ़ती जा रही थी। तेज हवा फूस की दीवारों को बार बार हिला रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रही हो। आधी रात होते होते मौसम अचानक और भी भयानक हो गया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की चमक पूरे गांव को बार बार रोशन कर रही थी, और हर चमक के बाद आसमान जोरदार गर्जना से कांप उठता। पूरा परिवार गहरी नींद में था कि तभी हवा का एक जबरदस्त झोंका आया। दीदी, आज हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा गीता। भगवान करे बस ये रात शांति से निकल जाए। बाबूजी, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो ये झोपड़ी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ बेटा, लेकिन अभी हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ेंगे बाबूजी, चाहे जितना समय लगे, लेकिन अपना घर जरूर बनाएंगे।
बस यही हिम्मत बनाए रखना तुम दोनों। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते बेटा। झोपड़ी की बांस की दीवारें चरमराने लगी, छप्पर बुरी तरह हिलने लगा। अगले ही पल एक तेज आवाज हुई और छत का बड़ा हिस्सा उड़कर दूर जा गिरा। उठिए, जल्दी उठिए, छत टूट गई है। कुछ ही सेकंड में बारिश का पानी सीधे झोपड़ी के अंदर गिरने लगा। हे भगवान, सारा घर पानी से भर गया है। कमलेश, जल्दी से जो सामान बचा सकते हो बाहर निकालो। बाबूजी, ये बांस भी टूट रहा है। सब लोग पहले बाहर निकलो, सामान बाद में भी देखा जा सकता है। जान बचाना सबसे जरूरी है। और कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार भीगते हुए झोपड़ी के बाहर खड़ा था। उनकी महीनों की मेहनत बारिश के पानी में बहती दिखाई दे रही थी। उसी समय सामने बने पक्के मकान की खिड़कियां खुली। धनराज का पूरा परिवार बरामदे में खड़ा होकर ये दृश्य देखने लगा। किसी के चेहरे पर चिंता नहीं थी, केवल तमाशा देखने की उत्सुकता थी। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, यह झोपड़ी पहली बड़ी बारिश भी नहीं झेल पाएगी। अरे बेटा, जिसके भाग्य में तकलीफ लिखी हो ना, उसे कोई नहीं बचा सकता। राधा ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने भीगी हुई मिट्टी की ओर देखा और फिर आसमान की तरफ नजर उठाई। उसके चेहरे पर दर्द के साथ एक नया संकल्प दिखाई दे रहा था। बाबूजी, अब मैं दोबारा कभी झोपड़ी नहीं बनाऊंगा। तो बेटे, हम कैसे रहेंगे? उसे महसूस हो चुका था कि हर साल झोपड़ी बनाना समाधान नहीं है। अब उन्हें ऐसा घर बनाना होगा जिसे बारिश, आंधी और लोगों के तानों से कोई फर्क न पड़े। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? जब भी तेज बारिश आती है, सबसे पहले हमारा घर ही टूटता है। हर साल यही होता है हमारे साथ। अगर फिर से वही घर बनाया तो फिर वही हाल होगा। भैया ठीक कह रहे हैं बाबूजी। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमने पहले कभी न किया हो। सिर्फ मेहनत करने से नहीं, इस बार समझदारी से भी काम लेना होगा हम सबको। लेकिन दीदी, नया रास्ता मिलेगा कहाँ? उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन उसी रात एक नया सपना जन्म ले चुका था, जो आने वाले समय में पूरे गांव की सोच बदलने वाला था। पूरी रात की तबाही के बाद अगली सुबह मौसम कुछ शांत था, लेकिन हरिराम के परिवार के दिलों में उठ रहा तूफान अभी भी थमा नहीं था। झोपड़ी लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। चारों ओर सिर्फ टूटी हुई बांस की बल्लियां, भीगी रस्सियां और कीचड़ ही दिखाई दे रहा था। फिर भी परिवार का कोई सदस्य बैठकर रोने के बजाय अपने अपने हिस्से का काम करने में लग गया। महेश और कमलेश टूटे हुए बांसों को अलग अलग ढेर में जमा करने लगे, ताकि जो लकड़ी दोबारा इस्तेमाल हो सके उसे बचाया जा सके। दूसरी ओर राधा और गीता भीगे हुए अनाज को धूप दिखाने की कोशिश कर रही थीं। हरिराम चुपचाप पूरे टूटे हुए घर को देख रहा था। उसके मन में दर्द तो बहुत था, लेकिन वो जानता था कि अगर आज वो हिम्मत हार गया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। कुछ देर बाद सभी लोग पास खड़े एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया में बैठ गए। कुछ पल तक चारों तरफ खामोशी छाई रही। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या हर साल यही सब दोहराया जाएगा या इस बार कुछ अलग किया जाएगा? हरिराम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दूर खड़े विशाल बरगद के पेड़ की ओर देखा। वो पेड़ वर्षों से हर आंधी और हर बारिश को झेलता आया था। उसकी मोटी जड़ें जमीन में गहराई तक धसी हुई थीं और मजबूत शाखाएं आसमान तक फैली हुई थीं। महेश भी उसी पेड़ को ध्यान से देख रहा था। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो धीरे धीरे पेड़ के पास गया। उसने उसके तने को हाथ से छूकर देखा, चारों तरफ घूमकर उसकी मजबूती को परखा और ऊपर फैली शाखाओं को लंबे समय तक निहारता रहा। जितना वो पेड़ को देख रहा था, उतना ही उसके मन में एक नया सपना आकार लेने लगा। भैया, क्या सोच रहे हो आप? यही कि यह पेड़ कितने सालों से हर तूफान का सामना कर रहा है। हाँ, लेकिन इससे हमारा क्या होगा भैया? अगर हम अपना घर जमीन पर नहीं बना पाए तो क्या हुआ? क्यों न जमीन के ऊपर अपना घर बनाया जाए, मतलब पेड़ पर। हाँ, इसी बरगद के पेड़ पर। पहले एक मजबूत मंजिल बनाएंगे, फिर धीरे धीरे मेहनत करके दूसरी और एक दिन तीसरी भी बन जाएगी, देख लेना तुम। महेश की बात सुनकर कुछ क्षणों के लिए सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये विचार जितना अनोखा था उतना ही कठिन भी था। अगर यह फैसला हमारी मेहनत का है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं लगता। हम सब मिलकर काम करेंगे ना दीदी? चाहे जितने भी दिन लगे या महीने, यह घर तो बनकर ही रहेगा। एक दिन यही पेड़ हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हाँ बच्चों, और लोग देखना, इस घर को देखकर समझ लेंगे कि मेहनत का सपना कभी छोटा नहीं होता। गांव में आज तक किसी ने पेड़ पर रहने लायक घर नहीं बनाया था, लेकिन जब परिवार ने उस विशाल बरगद को ध्यान से देखा तो उन्हें भी लगने लगा कि शायद यही वो रास्ता है जिसकी उन्हें तलाश थी। पहली बार कई दिनों बाद सबके चेहरों पर उम्मीद की हल्की मुस्कान दिखाई दी। उन्हें पता था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें पागल कहेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने तय कर लिया था कि वे दूसरों की बातों से नहीं, अपने सपनों से अपनी पहचान बनाएंगे।
अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूरा परिवार तैयार हो गया। आज उनके सामने एक नया लक्ष्य था, अपने सपनों की नींव रखना। महेश और कमलेश कुल्हाड़ी, आरी, हथौड़ी, रस्सियां और पुराने बांस लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। राधा और गीता पास के जंगल से सूखी लकड़ियां, मजबूत बांस और लंबी बेलें इकट्ठी करने लगी। हर टहनी, हर रस्सी और हर लकड़ी उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। महेश ने पेड़ की मोटी शाखाओं के बीच मजबूत लकड़ी का पहला प्लेटफॉर्म बनाने की योजना तैयार की। कमलेश नीचे से लकड़ियां ऊपर पहुंचाता, जबकि हरिराम हर जोड़ को मजबूती से बांध। राधा और गीता नीचे बैठकर रस्सियां तैयार करती और जरूरत का सामान ऊपर भेजती। बाबूजी, यह प्लेटफॉर्म मजबूत बन गया है तो पूरी तरह इसी पर अब नया घर खड़ा होगा। नींव जितनी मजबूत होगी ना बेटा, घर उतना ही सुरक्षित रहेगा। भैया, यह रस्सी थोड़ा और कसकर बांधिए, बारिश में ढीली नहीं पड़नी चाहिए। हम नीचे से बांस भेज रहे हैं, आराम से काम करना आप सब। दीदी, आज तो देर हो जाएगी, पर चलो कोई बात नहीं, लेकिन काम मजबूती से होना चाहिए। दूसरे दिन भी पूरा परिवार उसी उत्साह के साथ काम में जुट गया। पेड़ पर पहला कमरा बनते ही उनका सपना आकार लेने लगा, लेकिन गांव वाले और धनराज का परिवार रुका और ठहाके मारकर उनका मजाक उड़ाने लगा। पर महेश के हाथ से हथौड़ा नहीं छूटा और न परिवार की हिम्मत टूटी। लगता है अब जमीन भी छोटी पड़ गई है, इसीलिए पेड़ पर रहने चले गए हैं। पक्षी बनेंगे क्या अब ये लोग? मैंने ऐसी बेवकूफी अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी जी। अरे, पहली आंधी आएगी ना, तब देखना इन सब का क्या हाल होगा। मैं तो बेताबी से इंतजार कर रही हूँ अब आंधी का। इतनी मेहनत अगर मजदूरी में करते ना तो कुछ पैसे और ही जोड़ लेते। कुछ ही दिनों में लकड़ी की दीवारें खड़ी हुईं, फूस की छत ढली और कोने में एक छोटा सा चूल्हा जल उठा। वर्षों बाद पहली बार परिवार ने सुरक्षित छत के नीचे सुकून की सांस ली। जब फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो पूरा गांव घरों में दुबक गया, लेकिन पेड़ पर बना ये घर तूफान में मुस्कुरा रहा था। देखा बाबूजी, पहला कदम सबसे मुश्किल था। हाँ बेटा, और हम सबने वही कदम सबसे मजबूती से रखा है। दीदी, मुझे यकीन है एक दिन यही घर पूरे गांव की पहचान बनेगा। हाँ गीता, क्यों नहीं। और उस दिन लोग हमारी गरीबी नहीं, हमारी मेहनत की कहानी सुनाएंगे। याद रखना, मेहनत से बना घर कभी छोटा नहीं होता बच्चों। इंसान का सम्मान उसके घर की मंजिलों से नहीं, बल्कि उसको बनाने वाले इरादों से होता है। दीदी, विश्वास ही नहीं हो रहा कि यह घर हमने अपने हाथों से बनाया है। घर लकड़ियों से नहीं बनता गीता, परिवार की एकता से बनता है। बाबूजी, पहली मंजिल तो बनकर तैयार हो गई है। हाँ बच्चों, अब बारिश आए तो हम तैयार हैं। आज हम सब ने मिलकर यह साबित कर दिया है कि मेहनत करने वाले हालात नहीं अपनी तकदीर बदलते हैं। दीदी, याद है पहले हर बारिश में चूल्हा बुझ जाता था। हाँ, और आज पहली बार गीता, तुम्हें पता है मुझे अब बारिश से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। यही तो शुरुआत है, अगली मंजिल बनने के बाद और भी आराम हो जाएगा बहुओं। सामने पक्के मकान से देख रहे धनराज की आंखों में अब घमंड की जगह ईर्ष्या आ चुकी थी। पहली मंजिल पूरी थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी अगली परीक्षा बारिश नहीं बल्कि पड़ोसियों की बढ़ती जलन बनने वाली थी। अरे माँ जी, ये लोग तो सच में आराम करने लगे। हाँ, मुझे तो लगा था 2 दिन में यह घर गिर जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो पूरे गांव में इन्हीं की चर्चा होने लगेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाबूजी, हमारी अगली मंजिल क्या होगी? अरे बच्चों, हमारी अगली मंजिल होगी हमारे घर की दूसरी मंजिल, और उसके बाद तीसरी। जब सपना इतना बड़ा है तो मेहनत भी बहुत बड़ी करनी पड़ेगी हम सबको। हाँ बच्चों, क्यों नहीं, लेकिन हम सब रुकेंगे नहीं जब तक अपनी 3 मंजिल का घर पूरा नहीं कर लेते। सुबह की हल्की धूप पूरे आंगन में फैल चुकी थी। राधा और गीता मजदूरी पर जाने से पहले सबके लिए रोटियां सेक रही थीं। तभी पार्वती धीरे धीरे बरगद के पेड़ के पास आई, फिर मुस्कुराते हुए अपने दोनों बेटों और बहुओं के पास आई। बेटा, जब हमारी झोपड़ी टूटी थी तब मुझे लगा था कि शायद अब हमारी हिम्मत भी टूट जाएगी, लेकिन तुम लोगों ने तो दुख को ही अपनी ताकत बना ली। माँ, आपकी दुआ और बाबूजी की सीख हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हाँ बेटा, मुझे इस घर पर नहीं बल्कि तुम चारों की एकता पर गर्व है। जहाँ परिवार साथ खड़ा हो वहाँ भगवान भी साथ खड़े होते हैं। माँ जी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। मेरा आशीर्वाद तो बच्चों हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता और घमंड से बड़ी कोई गरीबी नहीं होती। हाँ माँ जी, इस बार हम ऐसा घर बनाएंगे कि हर तूफान उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेगा। हाँ बच्चों, घर की ऊंचाइयाँ मंजिलों से नहीं नापी जाती
बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के संस्कारों से नापी जाती है। चाहे 3 मंजिल घर बनाओ या 10, इस घर से कभी इंसानियत बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ माँ, हम वादा करते हैं यह घर सिर्फ हमारे रहने की जगह नहीं होगी, हमारी मेहनत और परिवार की पहचान भी होगी। लगातार कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पेड़ पर बनी दूसरी मंजिल भी तैयार हो गई। अब ये साधारण ट्री हाउस नहीं रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो बरगद का विशाल पेड़ अपने भीतर एक पूरा परिवार समेटे खड़ा हो। पहली मंजिल पर रसोई और बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था थी, जबकि दूसरी मंजिल पर दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों के लिए अलग अलग कमरे बना दिए गए थे। इस बीच लगातार बारिश भी होती रही, लेकिन इस बार परिवार को न चूल्हे की चिंता थी न भीगने की। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस अनोखे घर को देखने आने लगे। अरे भाई, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे पेड़ वाला घर पहली बार देखा है। जिसे हम पागलपन समझ रहे थे वही आज समझदारी निकली। हाँ, इन लोगों ने मेहनत से तो अपना नाम ही बना लिया है। अब तो दूर दूर के गांव वाले भी इस घर को देखने के लिए आते हैं। ये बात धनराज के परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। जितनी तारीफ गरीब परिवार की हो रही थी, उतनी ही उनके चेहरे पर नाराजगी बढ़ती जा रही थी। देख रहे हो, अब कोई हमारे घर की बात भी नहीं करता। हाँ माँ जी, अब तो हर किसी की जुबान पर बस यही पेड़ वाला घर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग इन्हें मिसाल बना देंगे। इनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। उधर हरिराम का परिवार दूसरी मंजिल बनने के बाद भी उन्हें लग रहा था कि घर में अभी पर्याप्त जगह नहीं है। महेश ने पेड़ की सबसे मजबूत शाखाओं की ओर देखा। उसके मन में एक नया विचार आया। बाबूजी, अगर ऊपर एक मंजिल और बन जाए तो नीचे का सारा हिस्सा खुला रहेगा और सबसे ऊपर अनाज, औजार और जरूरी सामान सुरक्षित रख सकेंगे हम फिर। हरिराम कुछ देर तक पेड़ की ऊंचाई को देखता रहा। ऊपर तक भारी लकड़ियां पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने बेटों और बहुओं की आंखों में वही आत्मविश्वास देखा। हाँ, बारिश आए या आंधी, किसी चीज की अब कोई चिंता नहीं रहेगी। सही कह रही हो दीदी, तीसरी मंजिल सिर्फ रहने के लिए नहीं, आने वाले मुश्किल दिनों की तैयारी भी होगी। अगर मंजिल ऊंची करनी है ना तो बच्चों, हौसला भी ऊंचा ही रखना होगा। बेटा, याद रखना, जितना ऊंचा पेड़ होता है, हवा भी उसे गिराने के लिए उतनी ही जोर से उसे परखती है। माँ, हम हर परीक्षा के लिए तैयार हैं। इस बार ऐसा घर बनेगा कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। माँ जी, अब तो सच में तीसरी मंजिल भी बन जाएगी। इनकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? अगर काम कुछ दिन रुक जाए तो इनका सपना अधूरा रह जाएगा। रोकना पड़ेगा इनका काम तो, लेकिन ऐसा कि किसी को हम पर शक न हो। अगली सुबह सूरज उगते ही तीसरी मंजिल का काम शुरू हो गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस बार मुश्किल बारिश नहीं होगी, बल्कि धनराज होगा। पूरा परिवार पहले से भी अधिक सावधानी से काम करने लगा। उधर धनराज और उसका परिवार छिपकर ये सब देख रहा था। जलन इतनी बढ़ चुकी थी कि उस रात धनराज और विक्रम चुपचाप पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने रस्सियों की गांठें ढीली कर दी, लेकिन अगली सुबह ऊपर चढ़ते ही महेश की नजर ढीली गांठ पर पड़ गई। रुको, अभी कोई ऊपर मत आना। क्यों, क्या हुआ भैया? यह गांठ हमने ऐसे नहीं बांधी थी। इसका मतलब रात को कोई यहाँ आया था और उसने ये गांठ ढीली कर दी ताकि हमारा घर पूरा ना हो सके। हे भगवान, अगर ध्यान न जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था हमारे साथ। सभी पहले अपना सामान अच्छे से जांच लो, फिर ही काम शुरू करेंगे आज, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लग जाए। भैया, जिसने भी यह किया है वह चाहता है कि हम उससे डर जाएं, लेकिन वो नहीं जानता कि जो डर जाएगा वो अपना सपना कभी पूरा नहीं कर सकता। दुश्मन की चाल का सबसे अच्छा जवाब गुस्सा नहीं, समझदारी होती है महेश। बेटा, भगवान मेहनत करने वालों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। अब हमारी तैयारी को कमजोर नहीं कर पाएगा कोई। हाँ गीता, लेकिन हमारा जवाब झगड़ा नहीं होगा, बल्कि तीसरी मंजिल पूरा करना होगा। परिवार समझ गया कि कोई जानबूझकर रुकावट डाल रहा है। शाम तक तीसरी मंजिल का आधा ढांचा तैयार हो चुका था। दूर खड़ा धनराज अपनी योजना नाकाम होते देख हैरान रह गया। उसे समझ आ गया था कि सीधी चालें काम नहीं करेंगी, लेकिन महेश और कमलेश इस बात से बेखबर थे कि उनके सपनों की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। महेश ने तीसरी मंजिल की आखिरी लकड़ी कसी, कमलेश ने अंतिम रस्सी बांधी और 3 मंजिला अनोखा ट्री हाउस बनकर तैयार हो गया। नीचे रसोई, बीच में कमरे और सबसे ऊपर खुली बालकनी, जहां से पूरा गांव नजर आता था। जो गांव वाले कल तक उनका मजाक उड़ाते थे, अब वही इस चमत्कार को देखकर सम्मान से सिर झुकाने लगे। अरे वाह, इतना सुंदर ट्री हाउस मैंने कभी नहीं देखा। इन लोगों ने सच में मेहनत की मिसाल कायम कर दी। गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती। अगर उसमें हिम्मत और कुशलता दोनों है तो वह कभी हार नहीं मानता। बच्चों, हमने सिर्फ अपना घर बनाया है, किसी से मुकाबला नहीं किया।
याद रखना। हाँ बच्चों, भगवान ने हमें दौलत नहीं दी, लेकिन मेहनत करने वाले हाथ जरूर दिए हैं। उधर धनराज का परिवार अपनी छत से ये सब देख रहा था। अब तो हर आने जाने वाले इसी घर की बात कर रहे हैं। हाँ माँ जी, आपको पता है कल तो 2 लोग हमारे घर का पता भी इसी पेड़ वाले घर के नाम से पूछ रहे थे। अगर यही चलता रहा तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं बचेगी। इनका घर तो तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन इनके नाम को खराब किया जा सकता है। उसी रात धनराज ने एक नई चाल चली। उसने अफवाह फैला दी, पेड़ पर इतना भारी घर खतरनाक है, तूफान आया तो पूरे गांव को ले डूबेगा। गांव में डर फैलने लगा। हे भगवान, अगर सच में यह घर गिर गया तो? अरे लेकिन इतने महीनों से तो मजबूती से खड़ा है, अभी तक बिल्कुल भी हिला तक नहीं है। बिना देखे किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। गांव वालों का डर दूर हो गया। महेश, हमें गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी भाई साहब बात करने से दूर होती है, लड़ाई करने से नहीं। हमारा घर किसी के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत की पहचान है। बेटा, सच को ज्यादा देर तक झूठ से दबाया नहीं जा सकता। वो फिर एक नई साजिश रच रहा था और दूसरी तरफ कुदरत भी एक ऐसा रूप दिखाने वाली थी जो पूरे गांव की तकदीर बदल कर रख देने वाला था। 3 मंजिला ट्री हाउस बनने के बाद परिवार की जिंदगी पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित हो गई थी। एक दिन शहर में मजदूरी करते समय महेश और कमलेश ने देखा कि राशन की दुकानों पर लंबी कतारें लगी हैं। भैया, आज बाजार का माहौल कुछ अलग नहीं लग रहा। हाँ महेश, जरूर कोई बात तो है। लोग आज जरूरत से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। अगर मेरी बात मानो तो तुम लोग भी जितना हो सके राशन जमा कर लो। ऐसी क्या बात हो गई भाई साहब? नदी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊपर के इलाकों में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। अगर पानी और छोड़ा गया तो बाढ़ भी आ सकती है। पिछली तबाही से सीख लेते हुए दोनों भाइयों ने बिना देर किए अपनी जमा पूंजी से आटा, चावल, दाल, तेल और सूखा राशन खरीद लिया। आज इतना सामान एक साथ आप क्यों लेकर आए हैं? समय रहते ही हमें घर पे समझदारी से तैयारी करनी होगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही किया। अगर सच में बाढ़ आ गई तो ये राशन बहुत काम आएगा। इस बार हम किसी मुसीबत का इंतजार नहीं करेंगे। बेटा, समझदार वही होता है जो संकट आने से पहले ही रास्ता सोच ले। माँ जी, अब हमें पहले जैसी लापरवाही नहीं करनी। हर मंजिल पर जरूरी सामान अलग अलग रख देते हैं। अगर नीचे पानी भर गया तो ऊपर का सामान सुरक्षित रहेगा। हाँ, मुसीबत में डरने वाले हार जाते हैं और तैयारी करने वाले उससे जीत जाते हैं। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। हमें वैसा ही करना होगा। मुसीबत से डरकर हमें हार नहीं माननी। अनाज को मिट्टी के मटकों में भरकर सबसे ऊपरी मंजिल पर रख दिया गया और घर का कोना कोना दोबारा जांचा गया। उधर धनराज के पक्के मकान में किसी ने इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें पूरा घमंड था कि उनकी पक्की दीवारें हर मुश्किल झेल लेंगी। इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? हमारा तो पक्का मकान है। हाँ, बारिश हर साल होती है, इस बार भी होगी तो कुछ नहीं होगा। ये गरीब लोग तो बेवजह ही डरते हैं। छत पक्की हो तो चिंता कैसी। लेकिन उसी रात काले बादलों ने पूरे गांव को घेर लिया और बिजली की कड़क से धरती कांप उठी। प्रकृति अपना सबसे भयानक रूप दिखाने वाली थी। हरिराम अपने 3 मंजिला ट्री हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ा था। नीचे अनाज, पानी और दवाइयाँ सुरक्षित ऊपरी मंजिलों पर पहुंचा दी गई थी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लगता है इस बार बारिश बहुत तेज आने वाली है। हाँ दीदी, लेकिन भगवान का शुक्र है हमने पहले से ही तैयारी कर ली है। हाँ, पहले बारिश शुरू होते ही डर लगने लगता था। अब कम से कम हमें यह पता है कि हमें करना क्या है। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर परिवार साथ हो तो रास्ता जरूर निकल आता है। भैया, नीचे वाली मंजिल सुरक्षित है, ऊपर वाली दीवारों का जोड़ भी ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इस बार हमें अपना घर छोड़कर भागना नहीं पड़ रहा। हाँ दीदी, कभी कभी मुश्किलें भी इंसान को मजबूत बना देती हैं। देखते ही देखते गलियां जलमग्न हो गईं। बरगद का तना चट्टान की तरह टटा हुआ था। दूसरी तरफ धनराज के पक्के मकान पर मुसीबत मंडराने लगी थी। छत पर पानी जमा होने लगा, नालियां बंद हो गईं और आंगन में पानी भरने लगा। माँ जी, छत पर इतना पानी क्यों जमा हो रहा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, कुछ नहीं होगा। हमारा घर बहुत मजबूत है। इतनी बारिश तो पहले कभी नहीं देखी मैंने। कुछ ही घंटों में बिजली गुल हो गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। जिस पक्के मकान और सुविधाओं पर धनराज को घमंड था, वही सुविधाएं अब बेकार साबित हो रही थीं। लेकिन पेड़ पर बने उस घर में अलग ही नजारा था। गीता ने मिट्टी के तेल की लालटेन जलाई, हल्की रोशनी कमरे में फैली और पूरा परिवार एक साथ बैठकर गर्म खाना खाने लगा। बाहर तूफान था पर अंदर अटूट सुकून। पूरी रात तूफान तांडव करता रहा था और गांव में तबाही मच गई। लेकिन 3 मंजिला पेड़ वाला घर
पूरी शान से मजबूती से खड़ा रहा। सुबह जब बारिश थोड़ी थमी तो गांव वालों ने उस घर को अलग नजर से देखा, लेकिन उसी सुबह एक ऐसी खबर पूरे गांव में फैलने वाली थी जो हर किसी के होश उड़ा देने वाली थी। हमें भी कुछ सामान पहले से इकट्ठा कर रख लेना चाहिए था। मैंने सोचा था मकान पक्का है, इतना सामान काफी होगा। देखा बेटा, असली सुरक्षा सिर्फ दीवारों में नहीं होती, समझदारी और एकता भी घर की मजबूत नींव बना देती है। हमने यह घर सिर्फ लकड़ी से नहीं बनाया, हर मुश्किलों से सीख लेकर बनाया है। तूफान के बाद भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार कई दिनों तक आसमान से पानी बरसता रहा। धीरे धीरे खेत डूब गए, रास्ते बंद हो गए और ये समझ आने लगा कि ये सामान्य बारिश नहीं बल्कि एक भयानक प्राकृतिक आपदा थी। 3 मंजिला पेड़ वाला घर अब उनकी सबसे सुरक्षित ढाल बन चुका था। कमलेश, नीचे के हिस्से में पानी भर गया है, जल्दी से बाकी सामान ऊपर लेकर आओ। हाँ भैया, अभी लेकर आता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ जो हमने पहले ही राशन और जरूरी सामान संभाल कर रख लिया था। मुश्किल समय में तैयारी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दूसरी तरफ धनराज का पक्का मकान अब पानी से घिर चुका था। जिस ऊंचे और मजबूत घर पर उसे इतना घमंड था, वही अब उसकी सबसे बड़ी बेबसी बन गया। 2 दिन में हालात और बिगड़ गए। माँ जी, सारा सामान खराब हो गया है। इतना सब कुछ होते हुए भी आज हम बेबस कैसे हो गए? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। हमें पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए थी। तीसरे दिन सुबह जब राधा की नजर धनराज के घर की छत पर पड़ी तो उसकी आंखें थम गईं। वहां पूरा परिवार बारिश में भीगता हुआ असहाय बैठा था। उनके पास न खाना था न पीने का पानी। कुछ पल के लिए परिवार में सन्नाटा छा गया। उन्हें याद आया कि कैसे इसी धनराज के परिवार में उनका मजाक उड़ाया था और कैसे उनके सपनों को तोड़ने की साजिशें रची थी। कुछ देर की खामोशी के बाद महेश ने फैसला कर लिया। तेज बारिश के बीच दोनों भाई उस अमीर परिवार को सुरक्षित अपने ट्री हाउस ले आए। दीदी, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया था और आज ये हमारे पास मदद मांगने आए हैं। हाँ गीता, लेकिन आज उनकी ऐसी हालत देखकर दिल दुख रहा है। उन्होंने हमारी परेशानी में हमारा साथ नहीं दिया था। बेटा, किसी की गलती हमें इंसानियत छोड़ने का अधिकार नहीं देती। राधा और गीता ने बिना किसी कड़वाहट उनके लिए सूखे कपड़े निकाले, गरम खाना परोसा और रहने की जगह दी। जिस परिवार ने कभी इस गरीब परिवार का जीना हराम किया था, आज वही परिवार उनके बनाए ट्री हाउस के नीचे अपनी जान बचाकर सुरक्षित खड़ा था। इंसानियत ने घमंड को हरा दिया था। कुछ दिन तक धनराज का परिवार हरिराम के घर में ही रहा। इस दौरान उन्होंने पहली बार करीब से देखा कि गरीबी में रहने वाला परिवार कितना बड़ा दिल रख सकता है। धनराज अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपने पुराने व्यवहार पर गहरा पछतावा हो रहा था। उसने महेश, कमलेश, राधा और गीता से माफी मांगी। मैंने जिंदगी भर पैसे और घर को ही अपना सब कुछ समझा। गलती समझ में आ जाए ना तो इंसान बदल सकता है। मैंने आपके परिवार का अपमान किया, आपकी मेहनत का मजाक तक उड़ाया। हमने भी बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों ने ये साबित कर दिया है कि घर बड़ा नहीं बल्कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। बीती बातें भूल जाइए, नई शुरुआत करना ही बेहतर होगा। रिश्ते नफरत से नहीं, विश्वास से बनते हैं। हरिराम जी, आपका घर ये सिखाता है कि मेहनत और समझदारी से कुछ भी संभव है। और धनराज जी ने यह साबित कर दिया कि इंसान अपनी गलती सुधार सकता है। जिस दिन हम हार गए तो मान लो हमने अपना सपना ही खत्म कर दिया। मुश्किलें रास्ता रोकने नहीं आती, वो हमारी ताकत देखने आती है। यह घर लकड़ी और रस्सियों से नहीं बना, यह बना है हमारी मेहनत, विश्वास और परिवार की एकता से। कुछ दिनों बाद बारिश धीरे धीरे थमने लगी, पानी उतरने लगा और गांव में जिंदगी वापस लौटने लगी। धनराज का परिवार अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वो किसी को उसकी गरीबी से नहीं आंकता था। अब गांव में अमीरी और गरीबी की दूरी मिटने लगी थी। कुछ महीने बीत गए। बरगद का वो 3 मंजिला घर आज भी शान से खड़ा है, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसकी मंजिलें नहीं थी, बल्कि वो परिवार था जिसने मुश्किलों से लड़कर उसे बनाया था। जिस परिवार के पास कभी सिर छुपाने की जगह नहीं थी, आज वही परिवार पूरे गांव का सहारा बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके पैसों या घर से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और सोच से होती है। मुश्किल समय में जो दूसरों का हाथ पकड़ता है, वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। घमंड कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा याद रहते हैं। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मेहनत, हिम्मत और इंसानियत साथ हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। अगर आप हरिराम की जगह होते तो क्या आप उन लोगों की मदद करते जिन्होंने कभी आपका अपमान किया था? अपना जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।